Hi everyone, welcome back बच्चों. Welcome back to the platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So I really hope बच्चों you are doing well. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो घर पे लॉकडाउन में, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रहे हो, अपने आप को खुद से बहुत ज्यादा मोटिवेट करके रख रहे हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. नाउ हमने एक लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. हमने डाइजेशन रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था. देन वी स्टार्टेड विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें हमने पहला लेक्चर अबाउट ब्लड ले लिया है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़ने होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में कौन से तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बाद ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और फिर उसमें ब्लड प्लाज्मा कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं. और हमने साथ में बड़े सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं बच्चों किस पे, ब्लड के सेल्स के ऊपर. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिकॉल कराती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था. बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड के बारे में पढ़ा था और हमने बेटा हमारे ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. याद करो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक तो तुमने बताया था मैम, एक तो ब्लड का मेजर पार्ट होता है 55%, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. ब्लड को तुमने बताया था कि उसमें 55% प्लाज्मा होता है और फिर तुमने बताया था कि अच्छा बचा हुआ 45% क्या होता है, बचा हुआ 45% इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. बचा हुआ 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट. बच्चों हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड होता है, इसके अंदर 90 to 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, कुछ 1 to 2% में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट, आयरन, सॉल्ट्स, एवरीथिंग इज ट्रैवलिंग इन आवर बॉडी. ठीक है, today we are going to take up the formed elements part, the 45% part. So let's start with the formed elements. बेटा अगर तुमको याद हो तो मैंने तुमको सिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कि ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. व्हाई आर वी कॉलिंग इट ब्लड सेल्स. हम इनको ब्लड सेल्स भी तो कह सकते हैं. तो देखो अभी तुमको और समझ में आ जाएगा. देखो बेटा जब हम ब्लड के इस 45% पार्ट की बात करते हैं, when we are talking about this 45% component of the blood, we are talking about three things. हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं. एक तो बच्चे हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, दूसरा अपन बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल की, तीसरा अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स की. जिसमें बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड ब्लड सेल है और ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये कंप्लीट सेल होती है, लेकिन ये प्लेटलेट कंप्लीट सेल नहीं होती, ये सेल फ्रेगमेंट होता है. एक बड़ी सेल के छोटे छोटे टुकड़े को प्लेटलेट कहते हैं. और इसीलिए बेटा हमने तीनों सेल नहीं है इसलिए इनको ब्लड सेल्स ना बोल के फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल दिया. क्या बोल दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. कि ब्लड के अंदर 45% पार्ट में तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें से एक जो है वो कंप्लीट सेल नहीं है. इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेल, इसलिए हम इनको कंप्लीट सेल की कैटेगरी में नहीं रख सकते. ठीक है, जिसमें से दो तो प्रॉपर ब्लड सेल्स हैं और तीनों को आप साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह सकते हो. टू बी वेरी प्रिसाइज आप इन जनरल कह सकते हो कि हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो आपको सब कुछ बहुत प्रिसाइजली पता होना चाहिए जितना कुछ आप पढ़ रहे हो. ठीक है, और इस पे आपको क्वेश्चंस भी बनते हैं. चलो तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे. आरबीसी, then WBC, then platelets. ठीक है, we are going to start with this. आ जाओ. सबसे पहले हमने लिया बेटा रेड ब्लड सेल. The first cells, the first formed element we are going to take up is red blood cell. बेटा रेड ब्लड सेल का ही दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट. रेड ब्लड को ही कहते हैं एरिथ्रोसाइट. साइट मतलब होता है सेल, कहीं पे भी साइट वर्ड आएगा दैट मीन्स सेल. तो रेड ब्लड सेल को ही कहते हैं एरिथ्रोसाइट और इसी को आप शॉर्ट में लिख देते हो आरबीसी. आरबीसी. रेड ब्लड सेल के नाम से ही पता चल गया बच्चे इसका कलर कैसा है, रेड कलर का है. बच्चे याद करो हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस कलर का होता है, ब्लड रेड क्यों है, रेड ब्लड सेल रेड क्यों है. याद करो बच्चे जो आपकी बॉडी में ब्लड है उसमें बड़े सारे आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल हैं,
और इन आरबीसी के अंदर बच्चे हीमोग्लोबिन रखा हुआ है। हीमोग्लोबिन में याद करो मैंने तुम्हें सिखाया था एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। बच्चे ध्यान करो कि ये जो हीम पार्ट होता है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है Fe2+ के फॉर्म में। आयरन प्रेजेंट होने की वजह से इस हीम का कलर रेड आता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन रेड दिखता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल रेड दिखता है और जिसकी वजह से बेटा हमारा ब्लड रेड दिखता है। ठीक है, ये सब तुमको पता है ऑलरेडी, जस्ट वी आर रिकॉलिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा। अब बच्चे एरिथ्रोसाइट कहते हैं इसको, इसीलिए रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, आरबीसी के फॉर्मेशन को कह देते हैं बेटा, आरबीसी के फॉर्मेशन को कह देते हैं एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। इजी है बेटा, यही रटते जाओ सारा कुछ। एरिथ्रो वर्ड आया एरिथ्रोसाइट से, रेड ब्लड सेल से। पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, बार बार बताती रहूंगी। यही क्लास में तुम्हें सारी चीजें रट जानी चाहिए, इस तरह से टर्मिनोलॉजीज रट जानी चाहिए कि तुम्हें उसे एफर्ट नहीं लग रहा है याद करने में। ठीक है, तो एरिथ्रो वर्ड आया एरिथ्रोसाइट से, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। सो एरिथ्रोपोइसिस इज रेड ब्लड सेल, आरबीसी एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कर दिया। अब बच्चे ये एरिथ्रोपोइसिस पे क्वेश्चन पूछता है कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन चाहिए होता है। एरिथ्रोपोइसिस को एक हार्मोन चाहिए होता है, तभी जाके रेड ब्लड सेल पूरी बन पाती है। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। और हार्मोन का नाम भी देखो कितना इजी है, एरिथ्रोपोइसिस के लिए लगेगा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ना, सुपर इजी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लगेगा। बच्चे अगली बात बस छोटी सी जो याद रखनी कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से आता है बेटा, ये किडनी से आता है। यहीं पे तुम फंस सकते हो अलग अलग ऑप्शन में, तो इसको याद कर लो। जब तुम्हें पता है कहाँ फंस सकते हो तो उसको ठीक से याद कर लो। एरिथ्रोपोइटिन आता है किडनी से, किसमें हेल्प करता है? एरिथ्रोपोइसिस में, आरबीसी के फॉर्मेशन में। बच्चों हमने ब्लड के ही बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिया था कि ये एरिथ्रोपोइसिस ब्लड सेल की फॉर्मेशन, कोई भी ब्लड सेल हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कहां पे होती है बच्चों? कहां पे होती है एरिथ्रोपोइसिस? अपने रेड बोन मैरो में, अपने रेड बोन मैरो में होती है। तो अभी एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होएगी? रेड बोन मैरो में होएगी। अच्छा, जब रेड बोन मैरो के पहले, बोन मैरो की बात तो तब आएगी ना बेटा जब हमारे पास बोन होगी। जब हम पैदा नहीं हुए थे और हमारी हड्डियां ही नहीं बनी थी अभी, उसके पहले ये जिम्मा किसने लिया था बेटा? लिवर ने लिया था। और जब बेटा लिवर भी नहीं बना था तो योक सैक, मदर और फीटस के बीच में होता है योक सैक, उन सब ने ये जिम्मेदारी ली थी। और इसीलिए तो याद करो हमने योक सैक, लिवर और बोन मैरो, इन सबको कहा था ये क्या है? हेमेटोपोएटिक टिश्यू, हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमो वर्ड बच्चे याद करो कब लगाते हैं? हीम मतलब ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन होती है जहां जहां पे, योक सैक में सबसे पहले होती है, फिर लिवर में होती है, ये दोनों तो फीटस में हो गया, और फिर बेटा बोन मैरो में होने लगती है, रेड बोन मैरो में। कौन सी? पहले तो सारी की सारी बोन्स और फिर लॉन्ग बोन मैरो। जैसे अपनी बॉडी में अभी हाथ पैर की हड्डियां बड़ी बड़ी हैं, ये जो अपनी रिब्स हैं ये बड़ी बड़ी हैं, बस इनकी रेड बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन हो रही है। ब्लड फॉर्मेशन मतलब आरबीसी भी बन रहा है, डब्ल्यूबीसी भी बन रहा है और प्लेटलेट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस भी कहाँ कहाँ हो रही है? अपने बोन मैरो में हो रही है। उसको क्या चाहिए? उसको एरिथ्रोपोइटिन चाहिए जो कि किडनी से आता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आते हैं बेटा जो हमको नॉर्मल आरबीसी के बारे में याद करना है कि आरबीसी का नंबर कितना होता है, कितना आरबीसी प्रेजेंट है ब्लड में। तो नंबर होता है बेटा इसका 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पर मिलीमीटर क्यूब ही लिखा हो, वरना तुम उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा उस बात पे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर मिलीमीटर क्यूब पे ध्यान रखना। और नंबर कितना है बेटा इसका? 5 to 5.5 मिलियन, इतना सारा है पर मिलीमीटर क्यूब। इसीलिए तो इतना सारा आरबीसी ना होता तो रेड कलर कैसे आता बेटा? तो जितनी भी टाइप की फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा ये आरबीसी पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा कि आरबीसी का जीवन काल कितना बड़ा है।
कितने दिन तक जिंदा रहता है आरबीसी? रेड बोन मैरो में बने जा रहा है, बॉडी में घूम रहा है, घूमते घूमते बेटा वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, अपना काम करता है? तो बच्चे इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का। कितने टाइम का? 120 दिन का, 120 डेज। ये 120 दिन के लिए बेटा हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में घूमता है। एक आरबीसी जो बन के निकला 120 दिन के लिए अराउंड घूमता है। घूमने के बाद इसकी काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बूढ़ा हो चुका होता है और अब मर जाएगा। कहां पे जाके बेटा? स्प्लीन में। कहां पे दफन हो जाएगा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लिखो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये जाके दफन हो जाएगा बेटा स्प्लीन में। एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी में स्प्लीन, वहां पे जाके। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? दैट इज स्प्लीन। कहां जाके मरेगा आरबीसी? स्प्लीन में। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, आरबीसी मरेगा तो इसके अंदर का हीमोग्लोबिन भी तो टूटेगा। आरबीसी मरेगा तो इसके अंदर का हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। और बेटा जब आरबीसी मरता है स्प्लीन में जाके, तो आरबीसी टूट गया, डिग्रेड हो गया, सड़ने लग गया वहां पे। और प्लस बेटा स्प्लीन में ही हीमोग्लोबिन का भी डिग्रेडेशन होगा, हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। देखो सब चीजें तुमको लिंक कैसे करनी है, हर चैप्टर को आपस में लिंक करना है तुम्हें जूलॉजी में, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के सारे सिस्टम लिंक्ड है बेटा। डॉक्टर बनोगे तो सब चीजों को लिंक करके ही तो कोई डायग्नोसिस बताओगे, कोई दवाई दोगे। पता चला एक सिस्टम ठीक करे तो दूसरा खराब कर दिया, ऐसे थोड़े कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है ना बेटा, तभी बनते हैं बाइल पिगमेंट। सुना है ना बाइल पिगमेंट के बारे में डाइजेशन चैप्टर में? तो ये बाइल पिगमेंट कहां से बना है बेटा? हीमोग्लोबिन के टूटने से बना है। कौन कौन से बाइल पिगमेंट पढ़ते हो बता दो? अब तो तुमने पढ़ लिया है वीडियो से डाइजेशन भी पूरा। बिलीरुबिन पढ़ते हो बेटा, और बिलीवर्डिन पढ़ते हो, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये कहां से बने हैं? हीमोग्लोबिन के टूटने से बने हैं। अच्छा हीमोग्लोबिन कैसा होता है बेटा? कलर्ड होता है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? कलर्ड होता है। कलर के लिए बताया था ना हम वर्ड यूज करते हैं पिगमेंट, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंटेड है क्योंकि उसके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। अच्छा कोई कलर्ड चीज टूटेगी बेटा तो कलर्ड चीज ही तो मिलेगी, और इसीलिए बेटा ये बाइल पिगमेंट्स भी पिगमेंट्स हैं, कलर्ड है, कोई कलर रखते हैं। और ये बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं हमारे लिए? इसीलिए वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट होते हैं। लिवर जो बाइल सॉल्ट बनाता है उसमें ये बाइल पिगमेंट को जोड़ता है और फिर बॉडी से डिस्कार्ड कर देता है डाइजेशन के रास्ते से। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी में तुमने क्या नंबर कितना है, लाइफ स्पैन कितना है, ग्रेवयार्ड क्या है इसका। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? नेक्स्ट ऑर्बिट इसका फंक्शन क्या है? आरबीसी काम क्या करता है? पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो तुमने पढ़ ही लिया है, तुमको अच्छे से पता है इसका फंक्शन क्या है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रेन में सीट का काम करता है जिसपे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आके जुड़ते हैं। फटाफट से याद कर लो, एक बार रिकॉल कर लो अपने ब्रेन में, कहां जाके जुड़ता है ऑक्सीजन? हीम पार्ट पे, आयरन पे जाके। कहां पे जुड़ता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट पे, जो पॉलीपेप्टाइड है 4, उनके एंड टर्मिनल पे जाके जुड़ता है। मुझे पता है तुम लोगों को याद होगा अच्छे से, तुमने अच्छे से लेक्चर सुने हैं। ठीक है, अब फंक्शन पे आ जाओ। तो फंक्शन सीधे सीधे तुम क्या लिख सकते हो? आरबीसी का फंक्शन, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और वो सीट का काम कर रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं आरबीसी का फंक्शन है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि कौन सी गैसेस बेटा? O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। लो फंक्शन हो गया। अब कौन सी खास बात याद रखनी है तुमको आरबीसी के बारे में? आरबीसी के बारे में कुछ खास बातें तुमने कई बारी सुना होगा और पढ़ा होगा और तुम्हें आता होगा बच्चों कि जो ये आरबीसी होता है इसके अंदर, इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। इस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। तो यही बात बस लिख लेते हैं कि आरबीसी बेटा ई न्यूक्लिएटेड है, ई न्यूक्लिएटेड है। ओह बच्चों स्पेलिंग गलत हो गई, एक मिनट। ई न्यूक्लिएटेड है, ई मतलब एब्सेंट, ई मतलब एब्सेंट, ई लगा दिया किसी चीज के आगे मतलब वो एब्सेंट। अच्छा इसी को कह सकते हो बेटा डी न्यूक्लिएटेड है, डी ई भी लगा दिया मतलब कोई चीज हटा दी गई है तो डी न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आरबीसी कैसा है, ई न्यूक्लिएटेड या डी न्यूक्लिएटेड। देखो एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ तुम्हें, हमेशा ध्यान रखना कहीं पे भी अप्लाई करना हो। किसी चीज में ई लगा हो मतलब एब्सेंट,
किसी चीज में डी लगा हो मतलब एब्सेंट, किसी चीज में यू लगा हो, ई यू वाला यू, तो बेटा मतलब वो चीज प्रेजेंट है या फिर ट्रू के लिए वर्ड यूज करते हैं। कहीं पे बच्चे स्यूडो लगा हो मतलब हम फॉल्स कहना चाहते हैं उस चीज को, ठीक है। ऐसे कुछ टर्म्स होती हैं जो हम किसी भी चीज के पहले लगा दे तो उनका ये मतलब निकलता है। तो देख रहे हो छोटा सा डिफरेंस है ई में और ई यू में, तो वो आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। ये कर लिया हमने, ये न्यूक्लिएटेड होता है। पर बच्चे ध्यान रखना कि जब एरिथ्रोपोइसिस हुआ, रेड बोन मैरो ने जब रेड ब्लड सेल बनाई, तो जब उसने बनाया तो उसको नहीं पता था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ठूसना है, मतलब उसकी जगह खाली करनी है। तो जब रेड बोन मैरो ने बनाया था आरबीसी को, तब उसके अंदर न्यूक्लियस था बेटा, तब उसके अंदर न्यूक्लियस था। बाद में उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया गया। यानी बेटा इमैच्योर आरबीसी में, कहाँ लिखे हैं इसको, यहीं पे लिखते हैं, मैच्योर आरबीसी में तो नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर हो गया जब आरबीसी, काम करने लायक हो गया है, तब तो वो ई न्यूक्लिएटेड है या डी न्यूक्लिएटेड है। मैच्योर आरबीसी को आप क्या कहते हो, एरिथ्रोसाइट। साइट वर्ड जब यूज हो ना बेटा मतलब हम मैच्योर चीज की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा यही आरबीसी जब इमैच्योर था, इमैच्योर आरबीसी था, इमैच्योर के लिए बेटा हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्ट। इमैच्योर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्ट, मतलब एरिथ्रो ब्लास्ट कर दो, एरिथ्रो आया एरिथ्रोसाइट से, ब्लास्ट मतलब इमैच्योर, इजी, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट में बेटा न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट थी, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी थे। तो जब ये बना था ना तो इसके अंदर सब कुछ था। फिर जब ये मैच्योर होने लगा तब इसको पता चला मुझे काम तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करना है, तो मुझे तो अपने अंदर हीमोग्लोबिन ठूसना है। तो इसमें से सारी चीजें बाहर निकाल दी गई, इसकी जगह खाली कर दी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ठूस सके और ज्यादा से ज्यादा गैसेस उस पर अटैच होके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट हो सके बाय आरबीसीज। तो जब ब्लास्ट बोले बेटा तो इमैच्योर आरबीसी में होता है न्यूक्लियस, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें से निकाल लिया जाता है और वहां पे सारा हीमोग्लोबिन ठूस दिया जाता है जगह खाली करके, ठीक है। ये भी चीज तुम कहीं पे लिख लो, तुमको हमेशा काम आएगी। ब्लास्ट मतलब होता है इमैच्योर, ब्लास्ट मतलब होता है इमैच्योर, और साइट मतलब होता है बेटा मैच्योर, साइट मतलब होता है मैच्योर। ये सारी चीजें आप छोटी छोटी नोट्स के फॉर्म में कहीं पे लिखते रहोगे तो आपके लिए चीजों को रटना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप चीजों को अपना ब्रेन अप्लाई करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और छोटी छोटी चीजों में फंसोगे नहीं या गलत नहीं करोगे बिठाने में, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आरबीसीज के बारे में जितना आपको जानना है। ध्यान रखना 5 to 5.5 मिलियन होता है, 120 दिन की इसकी जिंदगी होती है, स्प्लीन में जाके दफन हो जाता है और उसके अलावा एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटेड गैसेस में हेल्प करता है और ये ई न्यूक्लिएटेड होता है। और बेटा इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप क्या होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी। देखो दो तरह से शेप समझो, एक तो तुम उसको ऊपर से झांक के देख रहे हो, एक आरबीसी को ऊपर से झांक के देख रहे हो। टॉप व्यू में तो वो तुमको स्फेरिकल दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा, स्फेरिकल ऐसे, जब तुमने ऊपर से झांक के देखा टॉप व्यू, ठीक है। लेकिन जब तुमने इसी को ऊपर से ना देख के ऐसे साइड से देखा बच्चों, साइड से साइड व्यू देखा तो तुम्हें पतला सा डिस्क की तरह दिखाई दिया, मतलब ऐसे डिस्क की तरह। सीडी प्लेयर आते थे ना, ऊपर से तो देखेंगे तो गोल है पर साइड से तो देख रहे हैं तो बड़े पतले से हैं, डिस्क टाइप है। तो ये होते कैसे हैं, डिस्क लाइक बच्चों, डिस्क लाइक, ठीक है। अच्छा डिस्क लाइक में भी हमने जब देखा तो ऊपर से भी ऐसे घुसे हुए थे, नीचे से भी ऐसे घुसे हुए थे, मतलब दोनों साइड से बच्चों कॉनकेव सरफेस बना रखा था, कॉनकेव सरफेस ऐसे डिस्क जैसे तो है। और देख रहे हो इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव। अच्छा दोनों साइड से कॉनकेव है तो क्या बुलाओगे, बाई कॉनकेव कह दोगे, बाई कॉनकेव। ये तुमको कब दिखेगा, साइड व्यू में दिखेगा, साइड व्यू में, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी एक और बात शेप के बारे में। ऊपर से देखोगे तो गोल है और साइड से देखोगे तो पता चला कि अच्छा इस तो डिस्क लाइक है और बाई कॉनकेव है दोनों साइड से, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका आरबीसीज के बारे में, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट, सेकेंड ब्लड सेल दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी से।
द व्हाइट ब्लड सेल्स, सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। हमने क्या किया था, 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स किए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब हम दूसरी वाली फॉर्म्ड एलिमेंट कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। देखो व्हाइट ब्लड सेल में से डब्ल्यू उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, क्या बन गया, डब्ल्यूबीसी। और बेटा इस डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते थे, वैसे डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। साइट मतलब अगेन क्या होता है, सेल। कब बोलते हैं साइट, जब मैच्योर सेल होती है, ध्यान रखेंगे ये सारी बात, ठीक है। अब आते हैं बेटा कि डब्ल्यूबीसी इन जनरल फंक्शन क्या करता है, इन जनरल, और इसका काउंट कितना होता है। पहली बात बेटा इसका नंबर कितना है, जैसे आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन थी बेटा, ये उससे बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में तो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी घूम रहे होते हैं, ठीक है। इन जनरल बेटा ये फंक्शन क्या करते हैं, ये तो हो गया नंबर। दूसरा, इन जनरल डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में काम क्या कर रहे हैं, जैसे आरबीसी तो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं बच्चे, इन जनरल अगर पूछा जाए तो ये हमको इम्यूनिटी देते हैं, ये हमको इम्यूनिटी देते हैं कि हम हर टाइम बीमार ना पड़ जाए, हमें बीमारियों से, किसी फॉरेन एजेंट से, किसी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति इनसे ही मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से। तो बेटा अगर मान लो डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाए, अगर इनका नंबर कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो इस कंडीशन को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर डिक्रीज कर जाए, इसको और अच्छे वे में क्या लिख सकते हो आप, डब्ल्यूबीसी का काउंट बॉडी में कम हो गया, मतलब 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000 से कम हो गया, तो बेटा इस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, देखो ल्यूकोसाइट का पीनिया हो गया। पीनिया मतलब ये होता है किसी चीज का कम होना, डिक्रीज करना। जहां पे भी पीनिया वर्ड आएगा ना बेटा, उसका मतलब होता है डिक्रीज करना। एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये पीनिया वर्ड का मतलब होता है कम होना, तो ल्यूकोसाइट कम हो गया। अगर बच्चे ल्यूकोसाइट का काउंट कम होगा तो ऑफ कोर्स इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये तो इन जनरल बात हो गई। अब बेटा ये डब्ल्यूबीसी के ना बड़े सारे टाइप्स होते हैं बॉडी में, तो उनके टाइप्स करते हैं, आ जाओ। डब्ल्यूबीसी को बेटा हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले एक तो हमने बोला ग्रैन्युलोसाइट, मतलब कि इन सेल्स के अंदर, इन डब्ल्यूबीसी के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स हैं। अच्छा यहाँ पे दूसरा टाइप करो, ए ग्रैन्युलोसाइट। ए ग्रैन्युलोसाइट मतलब ऐसे डब्ल्यूबीसी बेटा, ए मतलब होता है एब्सेंट, जिनमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, ग्रैन्यूल्स नहीं है इनके अंदर, ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते। ए ग्रैन्युलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी ग्रैन्युलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। ओहो, ग्रैन्युलोसाइट 3 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या। एक तो होता है बेटा एसिडोफिल, एक का नाम है एसिडोफिल। एसिडोफिल को ही कहते हैं बेटा एसिनोफिल, एसिनोफिल, ठीक है, ये लो कर दिया। दूसरा टाइप होता है बच्चे बेसोफिल, दूसरे टाइप के ग्रैन्युलोसाइट को कहते हैं बेसोफिल, और तीसरे टाइप के ग्रैन्युलोसाइट को कहते हैं न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। तो देखो क्या क्या हमको ग्रैन्युलोसाइट मिले, ग्रैन्युलोसाइट में आ गया एसिडोफिल, कुछ नाम से पता चल रहा है एसिडिक बात से कुछ रिलेटेड है। बेसोफिल बेसिक चीज से, अल्कलाइन चीज से कुछ रिलेटेड है। न्यूट्रोफिल मतलब नो एसिडिटी नो बेसिसिटी, कुछ न्यूट्रल सा चल रहा है इसमें, ऐसा हमको नाम से पता चल रहा है। लेकिन ये तीनों में ही क्या बोलोगे, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में बच्चे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन तीनों में ही ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, चाहे एसिडोफिल हो या बेसोफिल हो या न्यूट्रोफिल हो। और एसिडोफिल को ही क्या कहते हैं, इसिनोफिल भी कहते हैं। अब आ जाओ ए ग्रैन्युलोसाइट पे। ए ग्रैन्युलोसाइट में बेटा 2 टाइप्स करने हैं अपने को, एक का नाम है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरे डब्ल्यूबीसी का, दूसरे ल्यूकोसाइट का नाम है लिम्फोसाइट, दूसरे का नाम है
लिम्फोसाइट, ठीक है। तो टोटल अपने पास बेटा इस टेबल में आप देख पा रहे हो 5 तरह के WBC हो गए, ठीक है। कौन कौन से? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल जो कि तीनों ग्रैन्यूल्स रखते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जिन दोनों में ग्रैन्यूल्स नहीं है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है। ए मतलब लिख लो बेटा, जो भी ये सब चीजें बेसिक बातें पहली बार पढ़ रहा है लिखता रहेगा साथ के साथ कॉपी में, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमें याद रहेगा पर हम भूल जाते हैं बाद में बेटा। ये ह्यूमन ब्रेन इसी तरह काम करता है। तो आप इन बेसिक चीजों को लिखते रहेंगे। जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नो प्रॉब्लम, आपको याद होगा। पर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी उनका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, वो साथ साथ चीजों को लिखते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया बेटा अपना 5 टाइप। अब देखते हैं बेटा कि ये जो हमने किया 6000 से 8000 WBC होता है, उसमें ये 5 तरह के WBC होते हैं। तो कौन सा कितना परसेंट है इसका? टोटल WBC का, मैं टोटल ब्लड सेल्स का नहीं बोल रही, टोटल WBC का कितना कितना परसेंट है ये पांचों के पास, ठीक है। इस 6000 से 8000 में कितना परसेंट ये, कितना ये, कितना ये। नॉट टोटल ऑफ ब्लड सेल्स, नॉट टोटल ऑफ ब्लड, नॉट टोटल ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल ऑफ WBC काउंट, जितना WBC उसमें से कितना कितना है। सबसे पहले आते हैं बेटा एसिडोफिल पे। एसिडोफिल होता है पूरे WBC का 2 से 3%, 2 to 3%, ठीक है। फिर आते हैं बेसोफिल पे, दिस इज ओनली 0.5 to 1%, दिस इज बेटा मिनिमम, सबसे कम होता है ये, मिनिमम होता है पांचों WBC में से, ठीक है, मिनिमम एसिनोफिल, सॉरी बेसोफिल। फिर आ जाओ न्यूट्रोफिल पे, ये होता है बेटा 60 से 65%, 60 to 65%, सो दिस इज मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा होता है बेटा ऑफ WBC। जितने भी पांचों तरह के WBC हैं उसमें से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है और सबसे कम बेसोफिल है। तो सबसे ज्यादा भी ग्रैनुलोसाइट है और सबसे कम भी ग्रैनुलोसाइट है। फिर आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पे। मोनोसाइट होता है बेटा जस्ट 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट इज 20 to 25%, 20 to 25%, ठीक है। अब तो देखो क्वेश्चंस में कैसे तुमको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। अगर पूछे मैक्सिमम ग्रैनुलोसाइट तो बोलोगे न्यूट्रोफिल, बोले मैक्सिमम ए ग्रैनुलोसाइट तब तुम बताओगे लिम्फोसाइट, बोले मैक्सिमम WBC तब भी तुम बोलोगे न्यूट्रोफिल। अच्छा मैक्सिमम WBC में तुमको ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट ऑप्शन में आए तो बोलोगे ग्रैनुलोसाइट। मैक्सिमम ब्लड सेल, बच्चे अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम ब्लड सेल कौन सी है तो RBC बोलोगे ना, क्योंकि ये तो 6000 से 8000 है और RBC तो मिलियंस में प्रेजेंट है। तो ध्यान देना, मैक्सिमम या मिनिमम ब्लड सेल्स पूछ रहा है या RBC सॉरी WBC के टाइप्स पूछ रहा है। टाइप्स में भी आपको ग्रैनुलो, ए ग्रैनुलो में तो नहीं पूछ रहा कहीं। हर चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इस चार्ट को ठीक से ध्यान रखेंगे, याद करेंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस में जो भी पूछा होगा आप बस ध्यान से पढ़ोगे तो आप सही आंसर करोगे, ठीक है। ये हो गई इतनी बात। अब हमें नेक्स्ट करना है बेटा कि ये सब करते क्या है। ये सारे अलग अलग तरह के तो हैं, ऐसा क्या अलग काम करते हैं ये, वो हमको जानना है, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन। आ जाओ, सबसे पहले लिख लो बेटा, पहला कौन सा, पहला लिख लो एसिडोफिल। एसिडोफिल और क्या बुलाते हैं बच्चे इसको, एसिनोफिल बुलाते हैं, एसिनोफिल, ठीक है। अब देखो क्या बात पता है तुमको इसके बारे में कि मैम हमें मालूम है ये ग्रैन्युलोसाइट है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। और तुमको क्या पता है कि मैम ये 2 to 3% होता है ऑफ WBC, ऑफ WBC, जितना WBC है उसका 2 to 3% है। ये दो बात तो तुमको पता है। अब बेटा इसका नाम एसिडो क्यों पड़ा था, क्योंकि ये एसिडिक डाई से स्टेन करने पे दिखता है। जब हम इसके ऊपर एसिडिक डाई डालते हैं तब ये दिखता है। किस कलर का दिखता है बच्चे, ऑरेंज या रेड से कलर का दिखता है, ऑरेंज और रेड कलर का दिखता है, ठीक है। जब डाई में स्टेन होके ये हमको दिखा तो हमको कुछ ऐसा सा दिखा बेटा, ऐसा गोल सा सेल और उसके अंदर ऑरेंज कलर की न्यूक्लियस भी दिखी जो कि ऐसे हेडफोन के शेप की थी। किस शेप की न्यूक्लियस थी बेटा, ऐसे हेडफोन के शेप की थी।
अच्छा, हेडफोन के शेप की न्यूक्लियस थी, ये गोला थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, सही बना देते हैं, ठीक है। ये पूरा साइटोप्लाज्म है इधर बेटा, और कुछ इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, अभी लिखा ना ग्रैनुलोसाइट है, तो कुछ इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। अब आ जाओ बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछते हैं इसके न्यूक्लियस के बारे में। ये जो इसकी न्यूक्लियस है इसके बारे में, बाइलोब्ड है बेटा, दो लोब दिख रही है तुमको, एक ये लोब एक ये लोब, तो ये न्यूक्लियस कैसी है, बाइलोब्ड है। प्लस बेटा किस शेप की दिख रही है, अगर शेप पूछे तो ये दिख रही है हेडफोन के शेप की, हेडफोन शेप। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, हर टाइप के WBC को उसके टाइप के न्यूक्लियस की शेप से या लोब्स से आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। हेडफोन के शेप का है और बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसके फंक्शन पे, नेक्स्ट आते हैं कि इस एसिडोफिल का काम क्या है। अच्छा, आपको बताया ही है कि WBC का इन जनरल काम क्या है, WBC का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये किस तरह से हमको इम्यूनिटी देता है एसिडोफिल, बच्चे अगर बॉडी के अंदर हेलमिंथ का इन्फेक्शन हो जाए, हमारी बॉडी में कोई वर्म आ जाए, यानी कोई एस्केलमिंथ या प्लेटीहेलमिंथ का ऑर्गेनिज्म आ जाए, अंदर आए, तो आप उसको बोलोगे एंडोपैरासाइट। हमको होस्ट बना के या किसी भी ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के उससे न्यूट्रिएंट ले तो पैरासाइट हुआ, बॉडी के अंदर गया तो एंडोपैरासाइट हुआ, अगर वो वर्म है तो वो हेलमिंथिक पैरासाइट हुआ। तो बच्चे ये क्या करता है, लाइसोसाइम सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम सिक्रीट करता है टू किल हेलमिंथिक एंडोपैरासाइट, हेलमिंथिक एंडोपैरासाइट। मतलब बच्चे अगर किसी हेलमिंथ का अटैक हुआ ना हमारे बॉडी में, तब कौन सी आर्मी काम करने लग जाएगी, तब हमारी एसिडोफिल भाग के जाएगी उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसके ऊपर लाइसोसाइम गिरा गिरा के उसको मार देगी जान से। समझ में आया, इस तरह इसने हमें बचा लिया किसी डिजीज से और इन्फेक्शन से, और हमें इम्यूनिटी दे दी, हमारी रक्षा कर ली, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा एसिडोफिल के बारे में। अगला बढ़ते हैं बेसोफिल के बारे में, नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड लिखो बेसोफिल, दूसरे टाइप का WBC हो गया। क्या क्या बात पता है तुमको इसके बारे में, फटाफट से बता दो मुझे। एक तो तुमको ये पता है कि मैम ये तो ग्रैन्युलोसाइट है, हमें रट भी चुका है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। और दूसरा तुमको ये पता है बेटा ये 0.5 to 1% होती है ऑफ टोटल WBC। WBC के जितने नंबर हैं उसमें 0.5 to 1% है, और 0.5 to 1 लिखते ही तुम्हें क्या याद आ जाएगा कि मैम ये मिनिमम WBC है, मिनिमम है। ये जितने WBC है 5 तरह के, उसमें से सबसे कम बेसोफिल ही पाया जाता है। अच्छा बच्चे, इसका नाम हमने ऐसा क्यों रखा, इसका नाम हमने बेसोफिल क्यों रखा, ये बेटा बेसिक डाई से जब हमने इसको ट्रीट किया, इसके ऊपर बेसिक डाई गिराया, तब हमको इसका कलर दिखाई दिया। और जब हमने बेसिक डाई इसके ऊपर गिराया बेटा, तो हमको कैसा सा सेल दिखा, ये लो ये सेल है, ठीक। सेल के अंदर हमको न्यूक्लियस दिखाई दी कुछ ऐसी, देखो कुछ ऐसी न्यूक्लियस दिखाई दी, एस शेप की बच्चों, एस शेप की। और इसमें बेटा या तो 2, एक और ये एक 2, और या तो 3 लोब देखने को मिले, ठीक। तो इसके बारे में लिख दो, बस न्यूक्लियस के बारे में लिख दो। न्यूक्लियस कैसी है, 2 to 3 लोब्ड बच्चों, 2 to 3 लोब्ड हो सकती है न्यूक्लियस। और शेप क्या है बेटा, एस शेप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको न्यूक्लियस के बारे में याद करना। इसके अलावा इसका साइटोप्लाज्म है और ये ग्रैनुलोसाइट है, तो इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसोफिल के बारे में। अब बच्चे बेसोफिल क्या काम करता है, नेक्स्ट बात यही तो करनी है हमने कि बेसोफिल काम क्या करता है, और इसका काम याद करने में तुमको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि तुमने बेटा एनिमल टिश्यूज में हमारे साथ क्या सीखा है, मास्ट सेल का फंक्शन सीखा है। याद करो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने मास्ट सेल रखी थी, और मास्ट सेल से हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें सिक्रीट कराई थी। इसका फंक्शन ठीक वैसा ही है। वो जो सेल है बेटा वो तो टिश्यू के अंदर है, टिश्यू में कोई इंफेक्शन होगा तो वो मास्ट सेल सिक्रीट करेगी हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। वैसे ही बेटा ब्लड के अंदर ये सेल्स चल रही हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट। WBC में ये वाली जो ग्रैनुलोसाइट है बेसोफिल, वो मास्ट सेल की तरह वही तीनों सामान ब्लड में सिक्रीट करती है। कौन कौन सा बता दो फटाफट, कौन कौन सा सामान सिक्रीट करती है। एक तो सिक्रीट करती है बेटा हेपारिन,
हेपारिन सिक्रीट करती है। दूसरा क्या सिक्रीट करती है? दूसरा सिक्रीट करती है हिस्टामीन। दूसरा सिक्रीट करती है हिस्टामीन। और तीसरा क्या सिक्रीट करती है बच्चों? तुमको याद होगा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। वैसे तो मैंने आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में इन सब के बारे में डिटेल में बताया है, बट स्टिल मैं आपका रिवाइज कराती हूँ यहाँ पे कि हमने क्या क्या किया था। हेपारिन क्या करेगा? एंटी कोएगुलेंट का काम करेगा, ब्लड को जमने नहीं देगा जब ब्लड घूम रहा है। हम नहीं चाहते कि बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है वो जम जाए। हिस्टामिन क्या करता है बेटा? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वैसो डायलेटर का काम करता है। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, डायलेट मतलब उसको रिलैक्स कराना, थोड़ी जगह बढ़ाना। और बेटा सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। वैसो मतलब ब्लड वेसल, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कराना, उनका सिकुड़ जाना, श्रिंक कर जाना, जगह कम हो जाना। बच्चे वैसो डायलेट होगा तो अंदर जो ब्लड जा रहा था वो और आराम से जाने लगेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो अंदर जो ब्लड जा रहा है उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों, अब जगह कम हो गई है उसके जाने की, तो बीपी बढ़ जाएगा। एप्लीकेबल क्वेश्चन है ये सब, आपको अप्लाई करके दिए जाएंगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे दिमाग लगा के, ठीक है। अब इसके अलावा ये बताओ, एक और क्या बात याद कराई थी तुम्हें हिस्टामिन में, कि एक तो ये वैसोडाइलेटर है, प्लस ये बेटा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर, ध्यान है ना तुम्हें? ब्रोंको वर्ड कहां से आया था? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से। जब एस्मा का अटैक होता है, एस्मा भी सिखाया था आपको रेस्पिरेशन में, डिसऑर्डर्स में, जब एस्मा का अटैक होता है, कोई एलर्जन बॉडी में जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, तो उसकी दीवार में से मास्ट सेल हिस्टामिन निकालने लगती है, जिससे वो दीवारें सिकुड़ जाती हैं, रास्ता कम हो जाता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को, इसीलिए तो एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाने लगती है। तो एस्मा में होता है बेटा ये आपने एस्मा में सीखा हिस्टामिन का काम, ठीक है। अब बेटा ये सब क्या करते हैं हिस्टामिन सेरोटोनिन, कब ऐसा होगा, कब हम ऐसा करेंगे, कब हम हिस्टामिन निकालेंगे, सेरोटोनिन निकालेंगे? जब एकदम से बॉडी में कोई दिक्कत आ जाए बेटा, कोई अटैक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब ये दोनों काम करेंगे और हमको बचाने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी जो है वैसोडाइलेट या वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है तो कर देंगे। यानी ये दोनों बच्चे इन्फ्लामेशन में काम करते हैं। इन्फ्लामेशन में, कहीं आपको बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रही है ना, कभी कभी चोट लग जाती है तो बहुत ही पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, दैट मीन्स योर इम्यून सिस्टम इज वर्किंग, वो काम कर रहा है और आपको सेव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन के टाइम पे ये काम होते हैं। और इन्फ्लामेशन का क्या काम बताया था बच्चों, क्या मतलब बताया था? रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग, इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। जनरल में सुनने में ऐसा लगता है इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, जबकि इन्फ्लामेशन मतलब होता है रेडनेस भी होगा, पेन भी होगा और स्वेलिंग यानी सूजन भी होगी उस एरिया में, तब ये हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन में आते हैं। तो ये सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी के, एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसोफिल, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा किस पे? न्यूट्रोफिल पे आ जाओ। नेक्स्ट सेल करो न्यूट्रोफिल। ये जो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ ना ये सारा कुछ, ये जब आप 12th क्लास का इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ोगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो वहां पे भी आपको बेसिक बातें काम आएंगी, ठीक है। यहीं से आपको आगे बढ़ना है उस चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ, न्यूट्रोफिल के बारे में क्या क्या पता है बेटा? ये भी ग्रैन्युलोसाइट है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। और इसका कितना परसेंट है बेटा? 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। अच्छा, 60 to 65% से हमको क्या याद आ गया था? दिस इज मैक्सिमम WBC। जितने 5 तरह के WBC हैं उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। और नाम से हमको क्या पता चल गया? हमने इसको न्यूट्रल डाई से, जो डाई थी वो ना एसिडिक थी ना बेसिक थी, और इसको डाई से ट्रीट कराया तो हमको उसका कलर मिला, हमको उसके न्यूक्लियस की शेप देखने को मिली, तो उसी हिसाब से हमने इसका एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल नाम रख दिया, ठीक है। जब आपने न्यूट्रल डाई से इसको ट्रीट कराया तो देखो आपको सेल कैसी दिखी? आपको कोई कोई सेल दिखी जिसके अंदर एक ही लोब था, कोई कोई दिखी 2 लोब, कोई कोई दिखी 3 लोब, कोई दिखी 4 लोब, कोई दिखी 5 लोब, ठीक है। तो इसमें हम यही याद करते हैं बेटा कि इसकी जो न्यूक्लियस है, दैट इज न्यूक्लियस इज
2 to 5 लोब्ड, ठीक है, 2 से 5 लोब्ड तक हो सकती है इसकी न्यूक्लियस। उसमें तो बस यही याद करना है, कोई शेप नहीं याद करनी, क्योंकि किसी में कितनी लोब है, किसी में कितनी लोब है। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन पे आ जाओ बेटा, सुनो ध्यान से। न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है? मान लो ब्लड में कोई उड़ता परिंदा आ ही गया, कोई बाहर से इंफेक्शन एंटर कर ही गया, स्किन नहीं बचा पाई, अंदर चला गया और अंदर ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है। अब ब्लड में अगर बेटा कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिन या प्रोटोजोन चला गया, तो ब्लड में हमारे पास आर्मी है बेटा। अब ऐसे थोड़े हमने सिर्फ बॉर्डर्स पे ही आर्मी रखी हुई है, हम अंदर भी तो, कंट्री के अंदर भी तो बहुत जगह पे चेक पॉइंट्स रखते हैं जहां पे चेक करते रहते हैं। तो बॉडी के अंदर भी चेक पॉइंट्स है बेटा, आर्मी है, कि बाई चांस कोई पहुंच गया तो अंदर हमने पूरी अरेंजमेंट की है उनको मार के गिराने के लिए। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, अगर कोई ब्लड में चला गया तो उसको पकड़ के खा जाएगा। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा जाना। फैगोसाइटोसिस मतलब होता है खा जाना। किसको खाएगा? कोई बाहर से अगर इंफेक्शन आ गया, कोई फॉरेन एजेंट आ गया, एंटीजन आ गया, तो हमारे ब्लड में आर्मी है न्यूट्रोफिल नाम की, वो उसको खाने के लिए पहुंच जाएगी और उसको मार गिराएगी, अपनी पूरी कोशिश करेगी, ठीक है, लड़ने की उससे। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। डन है? अब आ जाओ, दो और इंपॉर्टेंट बात जो आपको न्यूट्रोफिल के बारे में ही ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो। न्यूट्रोफिल के पास बेटा एक प्रॉपर्टी होती है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस। अब ये डायापेडेसिस क्या होता है? ये बेटा ब्लड है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल में तुमको पता है ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगी होती है, जिसको तुम एंडोथीलियम बुलाते हो, तो ये एंडोथीलियम लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर न्यूट्रोफिल घूम रहा था, बोर हो गया, बोला कि मैं बहुत टाइम से अंदर घूम रहा हूं, मुझे थोड़ी बाहर की सैर करके आनी है। इसको बाहर निकलने का मन किया। अब निकले कैसे? इतने छोटे छोटे पोर्स हैं। तो बेटा ये जो अपना WBC होता है ना, WBC ये अमीबा के जैसा होता है, अपनी शेप को चेंज करके कहीं से भी पिचक के बाहर निकल सकता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है WBC। बच्चे ये शेप चेंज कर सकता था, इसीलिए न्यूट्रोफिल ने क्या किया, ऐसे पिचक के बाहर निकल गया बेटा, ऐसे पिचक के बाहर निकल गया, ठीक है। ये जो पिचक के बाहर निकला है ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, सॉरी डायापेडेसिस, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल बेटा फैगोसाइटोसिस करता ही है ब्लड में, पिचक के बाहर भी निकल सकता है डायापेडेसिस करके, ठीक है। डायापेडेसिस करके बाहर चला गया, बाहर जाके क्या करेगा बेटा, ये टिश्यू के बीच में पहुंच गया, बाहर निकल के टिश्यू के बीच में पहुंच गया और वहां का खाना खा खा के मोटा तंदुरुस्त हो गया। जब ये मोटा हुआ तब हमको पता चला, अब इसका नाम बदल दो भाई, इसका नाम रख दो मैक्रोफाज। मैक्रो मतलब साइज में बड़ा, और जाके बेटा ये मैक्रोफाज बना लेता है, और टिश्यू के बीच में अगर कोई उड़ता परिंदा पहुंच गया ना, तो वहां पे भी ये खा जाता है, फैगोसाइटोसिस कर देता है। तो जब तक ब्लड में घूम रहा है, जो ब्लड में घूम रहे हैं फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, डायापेडेसिस करके कुछ बाहर जा सकते हैं, और टिश्यू में मैक्रोफाज बन के वहां पे भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल डायापेडेसिस कर सकता है, और न्यूट्रोफिल मैक्रोफाज भी बनाता है टिश्यू में, इन टिश्यू। जब टिश्यू में चला जाएगा तब हम उसको नाम बदल के क्या रख देंगे, मैक्रोफाज, मोटा हो जाता है वहां पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रोफिल। अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट ब्लड सेल पे, नेक्स्ट WBC पे। आ जाओ, नेक्स्ट है बेटा मोनोसाइट। नेक्स्ट क्या है? मोनोसाइट। आ जाओ, मोनोसाइट के बारे में बता दो, क्या क्या जानते हो? मैम इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट है, ए ग्रैन्युलोसाइट है। कितनी परसेंटेज है बेटा इसकी? 6 to 8%, 6 to 8% है, ठीक है। चलो, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, 6 to 8% है। ये क्या करता है? ये भी बेटा फैगोसाइटोसिस ही करता है, ये भी क्या करता है? फैगोसाइटोसिस ही करता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं।
अब अगली इंपॉर्टेंट बात, किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको फंसा के पूछी जा सकती है, एज्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स के बारे में बेटा, एज्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। अब पता है ये एज्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? एक तो ग्रैन्यूल्स नॉर्मल वाले तो इसमें नहीं है, लेकिन कुछ एज्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन मोनोसाइट। मोनोसाइट में एक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एज्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, डन है इतना? ये जो मोनोसाइट के न्यूक्लियस की तो हमने बात ही नहीं की। देखो मोनोसाइट ऐसा सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ऐसी किडनी शेप की होती है, किडनी शेप की न्यूक्लियस होती है, बड़ी गंदी किडनी बनती बेटा, एक मिनट, ठीक है, ऐसी किडनी शेप की न्यूक्लियस होती है। सो दिस इज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, या कह सकते हो बेटा बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया इसके न्यूक्लियस के बारे में। किडनी शेप न्यूक्लियस के साथ साथ बेटा इस वाला जो मोनोसाइट होता है, दिस इज द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट है ये, इट इज लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। पांचों ल्यूकोसाइट में सबसे बड़ा साइज इसी का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला क्या है अपने पास? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में बताओ क्या क्या पता है हमें? एक तो बेटा ये ए ग्रैनुलोसाइट है, मतलब इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। दूसरा बेटा ये 20 से 25% होता है ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, जितना डब्ल्यूबीसी उसका 20 से 25% होता है। दूसरी बात हो गई, जब हमने लिम्फोसाइट बनाया तो इसके अंदर न्यूक्लियस कैसी दिखी बेटा? ऐसी ओवल शेप न्यूक्लियस दिखी, ओवल शेप न्यूक्लियस दिखी। ठीक है, तो एक तो हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस कैसी है? ओवल शेप्ड न्यूक्लियस है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। एक ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और चीजें हमें सीखनी है। बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पे लिम्फोसाइट के बारे में बताऊंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे घुमा फिरा के लिंक करा के पूछा जाता है बड़े सारे चैप्टर्स में। लिम्फोसाइट बेटा दो टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप? एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट, एक का नाम है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, दूसरे का नाम है बेटा टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, बी सेल और टी सेल भी बोल सकते हो आप इनको। डन है? अब देखो सबसे पहले बेटा ये ल्यूकोसाइट है, अगर ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी का टाइप है। लिम्फोसाइट क्या है? बी या टी लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है? ए ग्रैनुलोसाइट है। ए ग्रैनुलोसाइट क्या है बेटा? ल्यूकोसाइट ही तो है, डब्ल्यूबीसी ही तो है। और हर ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। तो डब्ल्यूबीसी की यानी कि ल्यूकोसाइट की, ए ग्रैनुलोसाइट की और लिम्फोसाइट की भी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? बोन मैरो में होगी। तो इन दोनों की फॉर्मेशन कहाँ पे होगी बच्चों? फॉर्मेशन दोनों की ही बोन मैरो में होगी। इधर भी बोन मैरो और इधर भी लिखोगे बोन मैरो, दोनों कहाँ पे बने हैं? बोन मैरो में बने हैं। तो अलग क्या है इनमें? अलग क्या है? इनकी मैच्योरेशन बच्चों कि बन तो गए वहां पे, पर ये काम करना कहाँ पे सीखते हैं? मैच्योर कहाँ पे होते हैं? इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? बच्चों ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी सेल है, वो बोन मैरो में ही बनता है और वहीं से अपनी ट्रेनिंग लेके निकलता है ब्लड के अंदर, वहीं से अपनी ट्रेनिंग लेके निकलता है। जबकि जो टी लिम्फोसाइट है वो बनता तो बोन मैरो में और आ जाता है, और उसके बाद घूमते घूमते जाता है बेटा वो थाइमस के पास। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी बॉडी में, थाइमस के पास जाता है और वहां पे अपनी ट्रेनिंग लेता है। इसीलिए बच्चे थाइमस को डायरेक्ट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, लिखते हैं हम ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल। थाइमस क्या है? टी सेल का ट्रेनिंग स्कूल है, यहीं पे इसको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर टी सेल अपना काम करना सीखता है, फिर आता है ब्लड में। ठीक है, अब बी सेल कैसे काम करता है, हमको कैसे इम्यूनिटी देता है? बच्चा देखो इनको फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एक तो हो गया ये बने कहाँ, इन्होंने काम करना कहाँ पे सीखा, भी काम कैसे करते हैं। बच्चे ये जो बी सेल है ना, कोई एंटीजन आया बाहर से, कोई अगर उड़ता परिंदा आया बाहर से, कोई फॉरेन एजेंट आया, तो ये बी सेल डिवाइड कर जाता है। एक तो बी प्लाज्मा सेल में
और बी मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता ही है कि हमें अगर कोई डिजीज एक बार हो जाए तो हमारे बॉडी के पास उसकी मेमोरी होती है और इसीलिए दोबारा हमें पता होता है, हमारी बॉडी को पता होता है उसके ऊपर अटैक कैसे करना है। दैट इज द मेमोरी ऑफ दैट डिजीज। प्लाज्मा सेल क्या करता है, ऑन द स्पॉट बेटा तुरंत की तुरंत एंटीबॉडी निकालता है। ये तो भाई सेव करके रखता है, याद बना के रखता है। प्लाज्मा सेल उस आए हुए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी निकालता है। एंटीबॉडी तुम्हें बताया था इम्यूनोग्लोब्युलिन को कहते हैं, जो कि गामा ग्लोब्युलिन से बनता है, जो कि 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है ब्लड प्लाज्मा में, है ना। तो वही ग्लोब्युलिन से एंटीबॉडी बनता है जो जाके उस एंटीजन को, फॉरेन एजेंट को अटैक करता है और खत्म करता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। यानी कि बेटा बी सेल ने ह्यूमोरल इम्यूनिटी दी, ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी दी। ब्लड के थ्रू इम्यूनिटी देना, किसी लिक्विड के थ्रू इम्यूनिटी देना, इसको कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी देना, ये हमको बी सेल से मिलती है इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, जो ब्लड के थ्रू है, किसी लिक्विड सब्सटेंस के थ्रू है, ह्यूमोरल। क्योंकि ब्लड के अंदर एंटीबॉडी निकल रहा है, वो कौन निकाल रहा है, बी सेल निकाल रहा है। बी सेल का कौन सा टाइप निकाल रहा है, प्लाज्मा सेल निकाल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन देता है, एंटीबॉडी कौन बनाता है, बोन मैरो में कौन मैच्योर होता है, किसका फंक्शन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी देना, ये सारा कुछ क्वेश्चन है बेटा। अब आ जाओ टी सेल पे। टी सेल क्या करता है, कुछ सिक्रीट नहीं करता है एंटीबॉडी की तरह, वो खुद ही जाके पकड़ लेता है एंटीजन को, वो खुद ही जाके पकड़ लेता है उस फॉरेन एजेंट को। यानी सेल ने, टी सेल ने खुद ही उस पर अटैक किया, तो इसीलिए हम कहते हैं ये क्या देता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। कैसी इम्यूनिटी, जिसमें खुद ही टी सेल जाके अटैक कर देती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है बच्चे इसके बारे में। अब तुम्हें ये तो मैंने बताया ही नहीं कि बी सेल का नाम बी सेल और टी सेल का नाम टी सेल क्यों पड़ा। ये देखो, फॉर्मेशन तो दोनों की सेम जगह हो रही है, पर मैच्योरेशन तो अलग अलग जगह हो रही है ना। तो मैच्योरेशन में बोन मैरो आया, उससे बी सेल याद रखना, और थाइमस में टी आया, इससे टी सेल याद रखना। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, ये तो याद करने के लिए हो गया। थाइमस में कोई सेल थी जिसका नाम हम नहीं जानते थे जब ये डिस्कवर हुई थी, पर हमें पता चला थाइमस में मैच्योर होती है, तो हमने उसका नाम रख दिया टी सेल। ठीक, लेकिन हमने बी सेल का नाम बी सेल इसलिए नहीं रखा है कि वो बोन मैरो में मैच्योर होती है। हमने बी सेल का नाम बी इसलिए रखा है क्योंकि बर्ड्स के अंदर बेटा, बर्ड्स के अंदर जो बी सेल होती है वो एक जगह पे मैच्योर होती है उनके एक ऑर्गन में, उसका नाम है बर्सा फैब्रिकस। बर्ड्स की बी सेल बर्सा फैब्रिकस में मैच्योर होती थी, इसीलिए हमने वहां से बी रख दिया था बी सेल का नाम। अब वो बाई चांस से हमारे में बोन मैरो से बी मिल गया तो मेरे लिए याद करना इजी हो गया। टी का तो रीजन हम में ही है, लेकिन बी का रीजन बर्ड्स में है, हमारे लिए बस याद करने के लिए इजी हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे बी सेल और टी सेल के बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में। हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और वो किस तरह से क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द WBC बच्चों। WBC कौन कौन से टाइप के WBC किए हैं, देखो एक बारी फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। टेबल ये रही बच्चों, देखो WBC में हमने क्या किया था, दो टाइप्स बनाए, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में क्या एसिडोफिल या एसिनोफिल कहते हैं, फिर बेसोफिल, फिर न्यूट्रोफिल। सबकी परसेंटेज याद रखेंगे बच्चों, 2 to 3, 0.5 to 1 मतलब मिनिमम, 60 to 65 मतलब मैक्सिमम। मोनोसाइट होता है 6 to 8% और लिम्फोसाइट होता है 20 to 25%। क्या क्या न्यूक्लियस की शेप की थी बच्चों, क्या क्या न्यूक्लियस की शेप की थी बता दो फटाफट से मुझे। अब सब तुम्हें जो पता चल चुका है, तुम रिवाइज करो फटाफट। इसमें क्या होता है, एस शेप की न्यूक्लियस, सॉरी हेडफोन शेप की न्यूक्लियस होती है, 2 लोब्ड, बाइलोब्ड किया था, हेडफोन शेप की होती है। इसके अंदर एस शेप की होती है 2 to 3 लोब, एस शेप की 2 to 3 लोब होती है। इसके अंदर बेटा 2 to 5 लोब्ड हो सकती है ना। और इसीलिए बेटा न्यूट्रोफिल को PMNL भी बुलाते हैं, PMNL। PMNL नाम आ जाए ना तो घबराना नहीं, PMNL न्यूट्रोफिल को ही बुलाते हैं। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर
न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी कई तरह की है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फो मतलब दिखने का तरीका, न्यूक्लियर क्योंकि न्यूक्लियस एक से ज्यादा तरीके का दिख रहा है, किसी में बाई लोब, किसी में ट्राई लोब, किसी में 4 लोब, किसी में 5 लोब, इसी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ऐसा ल्यूकोसाइट जिसके न्यूक्लियस में कई सारी मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है, न्यूट्रोफिल को बुलाते हैं। अच्छा बच्चों, इन सब में और मोनोसाइट में कैसा न्यूक्लियस था, किडनी शेप, किडनी शेप है ना, इसमें कैसा न्यूक्लियस था, ओवल, ओवल न्यूक्लियस है बेटा इसके अंदर, है ना। इतनी बातें तो हमने न्यूक्लियस के बारे में की थी। अच्छा, इसमें सब में पांचों में तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया। इन पांचों में पूछे लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसको बोला था तुमने लार्जेस्ट, किसको बोला था, मोनोसाइट को। साथ ही साथ बेटा न्यूट्रोफिल भी बहुत बड़ा होता है, इट इज ऑल्सो, या आप कह सकते हो सेकेंड लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। इस तरह करके कुछ आप बेसिक फैक्ट्स याद रखेंगे, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, देन लार्जेस्ट वन, क्या क्या शेप है न्यूक्लियस की। दिस इज ऑल अबाउट द WBC यू हैव टू डू। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द प्लेटेलेट्स। अब आते हैं बच्चों प्लेटेलेट्स पे। लेट्स मूव ऑन टू प्लेटेलेट्स। आ जाओ बेटा, प्लेटेलेट्स के बारे में आते हैं। प्लेटेलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, इसको भी बुलाते हैं थ्रोम्बोसाइट, जैसे उनके दो दो नाम थे, यहाँ पे भी प्लेटेलेट्स का भी दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। बन रहा है कहां से, बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से बन के आ रहा है, रेड बोन मैरो से बन के आ रहा है। बट बेटा रेड बोन मैरो से जो सेल बन के निकल रही है तुरंत, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट। रेड बोन मैरो से कौन सी सेल निकल रही है, मेगा कैरियोसाइट। ध्यान से सुनो, मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल बन के निकली है रेड बोन मैरो से। इस मेगा कैरियोसाइट के एक बड़ी सी सेल के बेटा छोटे छोटे टुकड़े हो गए, कई सारे छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हो गए बेटा, इसके न्यूक्लियस थी इसके बीच में। अब इन टुकड़ों को हम कहते हैं, ये जो टुकड़े हो गए ना बेटा, इनको कहते हैं प्लेटेलेट्स, इन टुकड़ों को कहते हैं प्लेटेलेट्स। और इसीलिए बेटा प्लेटेलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल, ये कंप्लीट सेल नहीं होती, बल्कि ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल की फ्रेगमेंट्स होती हैं, टुकड़ा होती हैं, है ना। कौन सी सेल के फ्रेगमेंट्स हैं ये, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट नाम की सेल का टुकड़ा है प्लेटेलेट, मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। अच्छा बच्चे, ऑफ कोर्स एक बड़ी सी सेल जिसमें न्यूक्लियस थी, उसके तुमने इतने सारे टुकड़े कर दिए, तो सब में न्यूक्लियस थोड़े आएगी, और इसीलिए प्लेटेलेट्स भी कैसी हो जाएगी बेटा, आरबीसी की तरह ई न्यूक्लिएटेड, या फिर इसी को क्या कह सकते हो, डी न्यूक्लिएटेड, है ना, डी न्यूक्लिएटेड। काम क्या करती है ये प्लेटेलेट का फंक्शन क्या है बेटा, ब्लड लॉस से बचाना। खून कहीं पे अगर हमें कट लग जाए तो खून बहने लगता है, पर एकदम से ही खून वहां पे जम जाता है, प्लेटेलेट्स की वजह से। इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। और बेटा ब्लड क्लॉटिंग का मैंने तुमको एक और बात सिखाई थी कि ब्लड क्लॉटिंग को लास्ट लेक्चर में सिखाया था, और क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को ही क्या कहते हैं, ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है प्लेटेलेट्स की वजह से। कभी भी इसको क्लम्पिंग ऑफ ब्लड मत कहना, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड नहीं कहेंगे, मैंने आपको सिखाया था क्लम्पिंग ऑफ ब्लड एकदम अलग होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप के मिक्सिंग से हो जाता है, जबकि क्लॉटिंग और कोएगुलेशन एक ही बात होती है, जिसमें प्लेटेलेट्स का रोल होता है। और प्लेटेलेट्स के साथ साथ बेटा किसका रोल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स का, जो ब्लड के अंदर घूम रहे हैं। प्रोटीन्स में 3 टाइप के थे ना, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर तुमने बड़े अच्छे से याद किया था, एक याद किया था तुमने, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन फैक्टर याद किया था। 12 से 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से फाइब्रिनोजेन याद किया था बेटा। फाइब्रिनोजेन और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटेलेट्स से मिलके जाल बन जाता है, जाल बन जाता है बेटा, जिसका नाम है फाइब्रिन, जिससे खून अब बाहर नहीं निकल पाता। फाइब्रिन किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे जो बेटा जाल बन गया ना, जिसमें से खून बाहर नहीं निकल पा रहा, इस जाल को कहते हैं फाइब्रिन, ठीक है।
तो इन सब की हेल्प से फाइब्रिन बनता है, यही इसका काम होता है। क्या क्या याद रखना है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों को कहते हैं, इसीलिए कंप्लीट सेल नहीं है, सेल ना कह के फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं इसको, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं, ये भी इन्यूक्लिएटेड और इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। एनसीईआरटी ने एक और इंपॉर्टेंट बात दी है बेटा कि अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, अच्छा काउंट कम होने के लिए अभी तो सिखाया पीनिया वर्ड यूज किया जाता है, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो कहना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बच्चे अगर प्लेटलेट कम हो जाए, थ्रोम्बोसाइट कम हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होने में दिक्कत होगी और एक्सेस ब्लड लॉस हो सकता है, और इस वजह से जो डिजीजेस होंगी, जो डिसऑर्डर्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस ग्रुप को कहते हैं परप्यूरा। परप्यूरा, Purpura is the clotting disorder, group of clotting disorders that is happening because of thrombocytopenia. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से, थ्रोम्बोसाइट का काउंट कम होने की वजह से जितने भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं परप्यूरा। तो परप्यूरा ध्यान रखना बच्चे, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया याद रखना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड सेल्स। हमने आरबीसी सीखा, हमने डब्ल्यूबीसी और उसके टाइप सीखे, और अब हमने लास्ट किया है प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इतना अच्छे से याद करके, बेसिक्स अपने क्लियर करके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी इसके जाके पक्का से रीड करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।